हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 33 से शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 32 पूरा देख लिया था, जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं बाय इशूइंग वेरियस रिट्स। आर्टिकल नंबर 33 बोलता है एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री। ठीक है, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जो मिलिट्री होती है, जो हमारी सरकार की तरफ से जो डिफेंस फोर्सेस वाले जो लोग होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी बेसिकली मिलिट्री जो बॉर्डर पे रहती है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। एंड वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा करके क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। नो, ये आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा कर के ये नहीं बोल सकते कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट चाहे तो उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। द क्वेश्चन माइट बी कमिंग टू योर ब्रेन कि क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे जगह में ऐसा सुना होगा कि तख्ता पलट हो जाता है ना। मतलब क्या होता है, वहाँ की आर्मी रूल करने लगती है, मिलिट्री रूल करने लगती है। अगर मिलिट्री को ज़्यादा पावर मिल जाता है तो कोई कोई मिलिट्री ऐसी होती है, जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली अभी जापान में ये चीज़, नहीं आई नॉट जापान, देयर सम अदर कंट्री, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में, लाइक दैट कौन सी वो कंट्री थी। द कंट्री इज़ फेसिंग फ्रॉम मिलिट्री रूल नाउ। सो हम लोगों को ये रखना है, हम लोग को मिलिट्री को कंट्रोल में रखना है। वी कैन नॉट गिव मिलिट्री इमेंस पावर्स। उनको वो तख्ता पलट नहीं करते, कंट्री में मिलिट्री इंसर्जेंसी ना आ जाए, इसलिए वो लोग के फंडामेंटल राइट्स को बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ताकि कंट्री में ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। वो लोग कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते इस बात को। और लेजिस्लेटिव कैन नॉट डू, मतलब सिर्फ एग्जीक्यूटिव ये काम करेगा, जो पार्लियामेंट जो बैठता है। तो पार्लियामेंट मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ना। लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस की जो फंडामेंटल राइट्स है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव करता है, लेजिस्लेटिव नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए अच्छा का एमसीक्यू है। एग्जीक्यूटिव विल ओनली रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉट द लेजिस्लेटिव। अब आर्टिकल नंबर 34 बोलता है प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मतलब अगर कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और इसमें भी पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है। ठीक है, अगर कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है, इन्फोर्स्ड है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 34। और आर्टिकल नंबर 35 क्या बोलता है, पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स विद पार्लियामेंट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स में के तहत कोई लॉ बनाना है, फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस लाना है, या फंडामेंटल राइट के साथ कुछ भी छेड़खानी करना है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वो जुडिशियल रिव्यू से बचा नहीं हुआ है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे रिव्यू करेगा वो। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, पार्लियामेंट does not has the authority to do this much of changes in fundamental rights, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगा भी। ठीक है, पार्लियामेंट के पास तो पावर है ही, लेकिन इट इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू ज़रूर करेगा कि पार्लियामेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 31 के तहत देखा था कि अबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया था, और उसे आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, उसे फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। मतलब अगर इसका हनन हुआ तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ ओनली अ लीगल राइट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 31 तो अबॉलिश हो गया, लेकिन आर्टिकल 31 के अबॉलिश होने के बाद 3 आर्टिकल्स आ गए। आर्टिकल 31A, उसके बाद आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C। ठीक है, आर्टिकल 31A, 31B, 31C, 31 को अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन उसके बदले 3 आर्टिकल्स आ गया, 31A, 31B, 31C। 31A क्या बोलता है कि 31A में अगर कोई चेंजेस आएगा, अगर आर्टिकल नंबर 31 के तहत कोई चेंजेस लाया जाएगा, तो वो आर्टिकल नंबर 14 और 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31A के तहत अगर कोई चेंजेस लाया जाएगा
तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं बोल सकता है कि मेरा आर्टिकल 14 एंड 19 वायलेट हो रहा है। तो आर्टिकल नंबर 31A क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 31A ये बोलता है कि अगर कोई चेंजेस लाया जाए एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स में, स्टेट का एक्विजिशन में, कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में, शेयर होल्डर्स में, माइनिंग में, कॉरपोरेशन में, अगर इन सारे चीज़ों में कोई मतलब चेंजेस लाया जाएगा तो उसे आर्टिकल 31A के तहत ये नहीं बोला जाएगा कि मतलब फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 और 19 वायलेट हो रहा है। किन किन चीज़ों में? एग्रीकल्चर, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर होल्डर्स, कॉरपोरेशन, मॉडिफिकेशन, माइनिंग, ये सब में अगर कोई चेंजेस लाया जाएगा अंडर आर्टिकल 31A तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकता है कि मेरा आर्टिकल 14 और 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 31B क्या बोलता है? सेव्स एक्ट अंडर 9th शेड्यूल, मतलब 9th शेड्यूल के अंदर जो जो प्रावधान लिखे हुए हैं उन्हें नहीं बोला जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। मतलब आपको कोई अगर ऐसा चीज़ बनाना है विच यू वांट टू कीप अवे फ्रॉम द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो आप उसे 9th शेड्यूल में डाल दो। तो अगर 9th शेड्यूल के तहत कोई चीज़ हो रहा होगा तो उसे फंडामेंटल राइट्स के को मतलब वायलेट करने का नहीं माना जाएगा। कोई अगर ऐसा चीज़ के बारे में कंप्लेन करने चल जाए विच इज़ मेंशन्ड अंडर 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज थिंग्स अंडर 9th शेड्यूल इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उसे रिव्यू नहीं करेगा, इट इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू। अगर 9th शेड्यूल के अंदर कोई ऐसा चीज़ जाएगा विच एक्चुअली हैम्पर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स तो सुप्रीम कोर्ट उस बारे में बोलती है। ये उन्होंने कोएल्हो केस में बोला था कि 9th शेड्यूल में जो जो जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू करेगी। ठीक है। लेकिन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। 31B क्या बोलता समझ आ गया? पिछले में क्या था? ओनली फॉर आर्टिकल 14 एंड 19, लेकिन 31B में कोई आर्टिकल नहीं बोला गया, मतलब ऑल द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी फंडामेंटल राइट्स के तहत नहीं बोला जा सकता है कि वो वायलेट हो रहा है फॉर थिंग्स मैंशनड इन 9th शेड्यूल। फिर आर्टिकल नंबर C, आर्टिकल नंबर 31C को सिर्फ लाया गया था टू गिव इफेक्ट्स टू 2 DPSP। 2 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, विल स्टडी दिस इन द जस्ट कमिंग चैप्टर आल्सो। 2 DPSP को इफेक्ट देने के लिए आर्टिकल 31C को लाया गया था। क्या बोला मैंने? 2 DPSP को इफेक्ट देने के लिए आर्टिकल 31C को लाया गया था। ठीक है। वो 2 DPSP क्या था? वो 2 DPSP है आर्टिकल 39B और 39C। ठीक है। आर्टिकल 31C के तहत 2 DPSP को इफेक्ट देने के लिए ये आर्टिकल लाया गया था। कौन सा 2 DPSP है वो है आर्टिकल 39B और 39C। ये दोनों किस बारे में बात करते हैं ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आर्टिकल 39B और 39C के तहत अगर कोई चेंजेस लाया गया देन दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। तो दिस इज सिमिलर टू आर्टिकल नंबर 31A। उसमें भी था कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, इसमें भी आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा इफ़ एनी चेंजेस आर ब्रॉट इन आर्टिकल 39B एंड 39C। ठीक है। बट स्टिल जुडिशियल रिव्यूज डन, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू करेगी ही तीनों केसेस में। 31A B C तीनों में जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। आर्टिकल 31A में कौन कौन सा आर्टिकल था? ओनली 14 एंड 19। 31B में सारे आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड और 31C में अगेन ओनली आर्टिकल 14 एंड 19। उसके बाद क्रिटिसिजम्स। अभी फंडामेंटल राइट्स से कुछ क्रिटिसिजम्स भी है कि मतलब इतना राइट्स तो दे दिया लेकिन सब चीज़ में लिमिटेशन है कि सस्पेंड हो सकता है, ये आर्टिकल के अंदर आया तो फॉल नहीं करेगा वगैरह वगैरह, इतना सारे लिमिटेशंस। सोशल राइट्स नहीं है, मतलब पॉलिटिकल राइट्स है कि मतलब ठीक है सब लोग वोट कर सकते हैं, हो गया पॉलिटिकल राइट। लेकिन इकोनॉमिक राइट और सोशल राइट नहीं है। सबके पास इक्वल वेल्थ, इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो नो इकोनॉमिक एंड सोशल वेल्थ, नो क्लैरिटी, ठीक से बताया नहीं गया कि क्या कौन क्या बोल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। नो परमानेंसी, वहीं इमरजेंसी आएगा तो सस्पेंड कर देंगे आपके फंडामेंटल राइट्स को, ये सारे आर्टिकल्स के अंदर फॉल करेगा तो ले लेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स को। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में आपके राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। एक्सपेंसिव रेमेडी, कौन बार बार सुप्रीम कोर्ट जाएगा अपना फंडामेंटल राइट्स को मांगने के लिए? कभी आप गए हो या आपने कभी सुना कि कोई गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जा कर के अपना फंडामेंटल राइट को लेने के लिए? बहुत एक्सपेंसिव है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ा था ना कि मतलब
काम किया नहीं उसे पहले ही उसे सज़ा दे रहे हो, तो दैट इज़ वेरी वेग कॉन्सेप्ट, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन कि मतलब अभी तो किया भी नहीं है वो बेचारा काम, उसे पहले से अरेस्ट करके लेके जा रहे हो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। वी हैव सीन ऑल द आर्टिकल्स चार्ट बाय चार्ट, आई इवन गिवन यू short notes. All of these you can just copy it down in your Lakshmikant itself. It will be very good for you during your revision. So I would like to end this video, guys. In the next video we'll be starting with a new chapter, I think that is DPSP only. So see you in the next video, guys. If you loved my explanation, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can tell me in the comment section how you like the video and if you want any changes in my teaching pattern. Take care, guys. Thank you so much.